Dear students, good morning. Today I will clear the concept. Hornbill topic. Ailing planet. Ailing means रुग्ण, बीमार. प्लैनेट मीन्स ग्रह, बीमार ग्रह. कल मैंने एक वीडियो डाली थी, आपने सब्जेक्ट ग्रुप में उस वीडियो को देखा होगा, समझ में भी आया होगा. उसकी मैंने समरी बताई थी. लेसन का जिस्ट था, मेन पॉइंट थे उसमें. तो उन्हीं में बेस कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, इन्हें मैं समझाता हूँ. ये आपने अपनी नोटबुक में करने होंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. 30-40 वर्ड में क्वेश्चन के आंसर हैं. What is meant by sustainable development? What is meant by sustainable development? Do you know sustainable? Sustainable development यानी स्थायी विकास, लगातार चलने वाला विकास. डेवलपमेंट विकास, सस्टेनेबल वाले जो सस्टेन हो, स्थायी हो, जो लगातार चलता रहे, जो रुके ना. तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट से तुम क्या समझते हो? स्थायी विकास से तुम क्या समझते हो? तुम्हारा क्या तात्पर्य है? व्हेन डिड दिस कंसेप्ट बिकम्स पॉपुलर? और ये जो कंसेप्ट है, जो विचारधारा है, जो अवधारणा है, ये कब पॉपुलर हो पाई कि भाई हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही करना चाहिए, हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए. ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट आगे जाकर रुक जाए, लगातार चलने वाला हो, डेवलपमेंट रुके ही ना. इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये जो कंसेप्ट हुआ, ये कब पॉपुलर हुआ, कब प्रसिद्ध हुआ? अब इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट that meet the needs of the present but doesn't affect the ability of future generation. But doesn't the ability of future generations. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, इसका मीन्स ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, यानी वर्तमान में जो जनरेशन चल रही है उनकी प्रेजेंट नीड फुलफिल हो जाए, उनकी वर्तमान जनरेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उन्हें हर चीज़ उपलब्ध हो जाए. बट डजंट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन. लेकिन अपने विकास के दौरान ये भी ध्यान रखे कि इसका अफेक्ट नहीं होना चाहिए फ्यूचर जनरेशन, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पर इस डेवलपमेंट का मतलब अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. हम तो अपना डेवलपमेंट इतना कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग कर लें इस हमारे प्लेनेट पर जितनी भी सब खाद्य सामग्री हैं, जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, उन सब का, कि हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको कुछ भी ना बचे, उनकी एबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. लेकिन हम ज़्यादा उपभोग करेंगे तो उनकी फ्यूचर जनरेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, वे उनकी एबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा कि भाई उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी, पीने को पानी नहीं मिलेगा, हम पानी का वेस्टेज करेंगे तो. खनिज पदार्थ ज़्यादा मात्रा में निकाल रहे हैं, तेल वगैरह का दोहन कर रहे हैं धरती से, तो एक समय बाद तेल ख़त्म हो जाएगा, कोयला ख़त्म हो जाएगा. फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई भी संसाधन नहीं बचेगा, तो ये फिर ग्रह उनके लिए बेकार हो जाएगा और वह असमर्थ हो जाएंगे जीने के लिए. तो फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखते हुए और हमारा विकास होता रहे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख करके कि भाई हमें भी जीना है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी जीना है, इस हिसाब से इन चीज़ों का उपभोग करें. ईंधन का इस्तेमाल करते हैं तो ये नहीं कि हम सभी पेड़ों को काट डालें और बस हमें जिए, आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ ही ना बचे. ईंधन के लिए सभी पेड़ का इस्तेमाल कर लिया गया,
और पेड़ हमने लगाए नहीं तो फ्यूचर जनरेशन के लिए उसका खतरा हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का भावार्थ है कि फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी पर इफेक्ट ना पड़े। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इतना ही है कि डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान की क्षतिपूर्ति की आवश्यकता उन्हें मिल जाए, ठीक है, टू मीट देयर नीड्स। दिस कंसेप्ट, ये विचारधारणा या अवधारणा बिकम पॉपुलर इन 1987, 1987 में ये पॉपुलर हो गई, सभी ने सोचा इसके बारे में। इससे पहले तद्धुन विनाश की तरफ हम जा रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा जागृति आई है, ग्रीन मूवमेंट चालू हुआ है। 1987 में ये कंसेप्ट की मतलब पॉपुलर हो गया कि भाई वास्तव में हमें अपने फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रखना है। सेकंड क्वेश्चन, द राइटर सेज, लेखक कहता है, व्हाट गोज अंडर द पोट, व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट goes inside it. What is meant by this? राइटर का कहना है कि what goes under the pot, इस पोट में, उस पोट के नीचे क्या है। Now cost more than what goes inside it, यानी कि कोई पात्र में हम भोजन पका रहे हैं तो पोइट ये कहना चाहता है कि जो उस पोट के अंदर, जो उसके इनसाइड में फूड है जो पक रहा है, उससे ज़्यादा कॉस्टली वो पड़ रहा है जो उस पोट के नीचे जल रहा है, यानी कि फ्यूल वुड जल रहा है। फ्यूल वुड ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है और वो जो पका जाने वाला फूड है, भोजन है, वो उससे चीप है, सस्ता है। कॉस्टली है तो वो है जो अंडर द पोट है, पोट के नीचे है, यानी वो अग्नि जो जलाई जा रही है, जो ईंधन फूंका जा रहा है। क्यों? वो पेड़ काट के जलाया जा रहा है, पेड़ काट के लकड़ी ली जा रही है। और पौधे जल्दी से बनते नहीं, पौधे बनने में समय लगता है। तो वो जो पेड़ों का नाश किया जा रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को दूषित किया जा रहा है, वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, बशर्ते वो जो फूड हम पका रहे हैं उसकी तुलना में। तो हमें सचेत होना होगा, यह लेखक कहता है। व्हाट इज मीन्ड बाय दिस, इसका क्या मतलब है, क्या भावार्थ है, इसका क्या अर्थ है। इन पुअर कंट्रीज, अब इसका आंसर देखेंगे। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, पीपल कट डाउन ट्रीज फॉर फायरवुड, लोग ट्रीज को काट रहे हैं फॉर फायरवुड। फायरवुड कहते हैं ईंधन के लिए, ईंधन के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, उन्हें तो भोजन पकाना है। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप देयर इज शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, अब ये ईंधन की कमी पड़ती जा रही है। इट इज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा खर्चीला हो गया है। दैट इज़ वाई द ऑथर से, तो इसलिए ऑथर कहता है, यही कहानी का ऑथर कहता है कि व्हाट गोज अंडर द पोट कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, कि जो पोट के अंदर है उससे ज़्यादा कॉस्टली है पोट के अंडर में जो नीचे का चीज़ जल रही वो, क्योंकि ईंधन नहीं मिल पा रहा है, अब वो महंगा हो गया है। पेड़ इतने कट गए हैं, लकड़ी बहुत कम मात्रा मिलने लगी है, तो जो भोजन है उसकी तुलना में वो ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। ईंधन, वो पकाने के लिए लाया जाना ईंधन, वो ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। इसका मेन यही हुआ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्ट दैट सपोर्ट द टाइटल, ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं, कौन कौन से तथ्य हैं जो इस टाइटल को, कौन से टाइटल को, द एलिंग प्लैनेट को सपोर्ट करते हैं कि भाई वो सही ठहराते हैं, सही टाइटल ठीक चुना है, इस लेसन टाइटल द एलिंग प्लैनेट सही होना चाहिए। आंसर है द प्लैनेट ऑन विच वी लाइव इज, ये ग्रह, ये प्लैनेट जिस पर हम रह रहे हैं, किस अर्थ पे, इंडीड वास्तव में, एलिंग, एलिंग मीन्स बीमार है, ये रुग्ण हो गई है। इट्स ग्रासलैंड, इसकी चारागाह भूमि, हरित भूमि, इस पर हम ग्रास, जिस पर ग्रास रहती है, हरे भरे जो हम उगाते हैं। क्रॉपलैंड,
इसकी फसली भूमि, फॉरेस्ट इसके वन विभाग जंगलात, एंड फिशर्स इसका मछली का क्षेत्र जहाँ से मछली उत्पन्न होती है, हैव बीन डिस्ट्रॉयड ये नष्ट हो गए हैं, होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका बहुत अधिक मात्रा में दोहन होता जा रहा है। ग्रास लैंड खत्म होती जा रही है, फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं, क्रॉपलैंड खत्म होते जा रहे हैं, सब के सब डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। मैनी ऑफ इट्स स्पेसीज और इसकी बहुत सारी जातियां हैव बीन ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट, वो भी लगभग लुप्त हो गई। मछलियाँ कम होती जा रही हैं, बहुत सी प्रजातियाँ अब लुप्त हो गई हैं। जब फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो उसमें रहने वाले बहुत से जानवर वो भी ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें खाने को कुछ मिलेगा नहीं, उन्हें छाया नहीं मिलेगी, उन्हें शेल्टर नहीं मिलेगा, फिर पौधे नहीं, उनसे वर्षा नहीं होगी तो पिसाए जीव वैसे मर जाते हैं, ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगा। तो बहुत से स्पेशीज जातियाँ हैं वो विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई है। द लैंड भूमि, रिवर्स नदियाँ, एंड सीज समुद्र हैव बीन पोल्यूटेड दूषित हो चुके हैं, होते जा रहे हैं। द फर्टिलिटी ऑफ सोयल हैज़ गॉन डाउन, यानी कि मिट्टी की उपजाऊपन भी डाउन नीचे होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। जो पहले सोयल में फर्टिलिटी थी, उपजाऊपन था, अधिक मात्रा में फसलें दिया करती, देशी खाद से वो भी ख़त्म होती जा रही है। अब इंग्लिश खाद ज़्यादा मात्रा में डाला जा रहा है, तब फसलें पैदा हो रही है, यानी खर्चा बढ़ गया है हमारा, तो हमारी अर्थ की जान निकलती जा रही है, वो एक तरह से एलिंग हो रही है, डिक्लाइनिंग हो रही है, डेट्योर्ड हो रही है, विनाश की तरफ जा रही है। उसकी पावर कमज़ोर होगी, जैसे कोई मरीज हो जाए, शरीर की धीरे धीरे पावर कम हो जाए, ऐसे हमारी प्लेनेट की भी हालत हो रही है, इसलिए इसको एलिंग प्लेनेट टाइटल नाम दिया गया है। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज हैव डेप्रेटेड बैडली, सभी प्राकृतिक स्रोत, सभी नेचुरल रिसोर्सेज, सभी प्राकृतिक संसाधन है डिप्लटेड बैडली, पूर्ण रूप से बुरी तरह से, मतलब डिप्लटेड विनाश तरफ गए हैं, खत्म होते जा रहे हैं। डिप्लटेड मतलब क्षय होते जा रहे हैं। रोज काफ़ी मात्रा में कोयला निकालेंगे, खनिज दोहन करेंगे, जमीन के नीचे से कुछ भी चीज़ निकालेंगे तो कम होती जाएगी। पानी का दोहन करेंगे, पानी को बखेरेंगे तो धीरे धीरे ये भी खत्म होता जाएगा। आने वाले समय में पानी मिलना ही बंद हो जाएगा। हैंस इट्स नी इंडीड, इसलिए इंडीड वास्तव में एन एलिंग प्लेनेट एक बीमार ग्रह ही बन चुकी है। अब बिना इंग्लिश खाद के इसमें पैदावार नहीं ले पाते हैं, इसकी पावर इतनी कमज़ोर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट डज द नोटिस, एक नोटिस है, वो क्या नोटिस है? द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर, एट ए केज, इस पिंजरे में बंद है। इन द जू, एक चिड़ियाघर में है, ऐसा वहाँ बना रखा है। कहाँ? लुसाका है, वो लुसाका में चिड़ियाघर है, जू है, और वो लुसाका पड़ता है जाम्बिया में। तो इसकी सिग्निफाई करो, इसकी स्पष्ट करो, ये नोटिस में क्या कहना चाह रहा है उधर। आप जाम्बिया कंट्री के लुसाका शहर में एक जू है, चिड़ियाघर है, वहाँ बहुत सी चीज़ें दिखाई जा रही है, लेकिन एक ऐसा केज बना हुआ है, पिंजरा बना हुआ है, और उस पिंजरे में एक मिरर रखा है, दर्पण रखा है, और बाहर उस केज को बंद कर रखा है, बाहर लिख रखा है उसके ऊपर, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सबसे खतरनाक जानवर। जब आदमी देखता है कि चिड़ियाघर में, जू में, तो उसे कुछ नहीं दिखा देता, जैसे उसकी निगाह उस मिरर पर पड़ती है तो उसको अपनी इमेज दिखा देती है, अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, अपना ही प्रतिरूप दिखता है, तो तब समझता है कि हो, तो विश्व का सबसे खतरनाक जानवर तो ह्यूमन बीइंग यानी आदमी खुद है। सबसे ज़्यादा इस अर्थ को, इस प्लेनेट को, एनवायरनमेंट को जो पॉल्यूटेड किया है, नुकसान पहुंचा है, उसके मेन जो रिस्पॉन्सिबल है वो ह्यूमन बीइंग्स, आदमी है। इतने और जानवरों ने इसको हार्म नहीं बनाया, नुकसान नहीं दिया जितना कि ह्यूमन बीइंग ने दिया है, मानव जाति ने दिया है। मनुष्य सबसे ज़्यादा सबसे खतरनाक जानवर है। इसका भावार्थ
ये समझाने के लिए उस चिड़ियाघर में इसको रखा गया है। अब कुछ क्वेश्चन और हैं। पैराग्राफ आपको दिया था, व्हाट डू द अर्थ वाइटल साइन रिवेल्स। पृथ्वी में कुछ साइन मिले हैं, प्रकट हो रहे हैं, बीमार होने के लक्षण मिले हैं। ऐसे कौन कौन से हैं वो, क्या लक्षण इससे मालूम पड़े? पृथ्वी में एक तरह से वाइटल साइंस मिले हैं, रुग्णता के साइन, बीमार होने के लक्षण प्रकट हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। और ये वो पैरा है, इस पैरा को आप पढ़ लीजिए। इस पैरा को मैं डाल दूंगा आपके ग्रुप में। द एलिफेंट द ग्रीन मोमेंट्स रोल बाय नानी पालखीवाला। पूरा पैरा पढ़ लेना। इस पैरे से ये क्वेश्चन सारे हैं, उसमें बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर तो आपको दे ही दिए हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ करके इसी पैरा से देंगे जो ये क्वेश्चन आपने करना है। इनमें कुछ क्वेश्चन आपको इस पैरे से मिलेंगे। व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट से क्या मतलब है? इस पैरा में मिल जाएगा आंसर। व्हाट आर द एक्सप्रेशंस होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड? व्हाट आर द एक्सप्रेशन, बताइए, होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, संसार का बहुत ही नेक और प्राकृतिक दृष्टिकोण, अच्छा दृष्टिकोण जो बना विश्व के प्रति, वो क्या है? ग्रीन मूवमेंट है, हरित आंदोलन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यही तो है होलिस्टिक और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में जो कंसेप्ट है हमारा, ये व्यू ऑफ द वर्ल्ड है जो अच्छा है, होलिस्टिक है, पवित्र है विचारधारा कि पर्यावरण के बारे में सचेत होने के लिए, अवेयरनेस के लिए कहा है। और साथ में ऐसा डेवलपमेंट कीजिए जो सस्टेनेबल हो, यानी कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन का भी फ़ायदा हो, वे भी जी सकें। हम उनके लिए जो हम जाएं तो अपना एक ग्रह अच्छा छोड़ के जाएं, अच्छे पेड़ पौधे लगा के जाएं, ताकि पर्यावरण से उन्हें शुद्ध मिले, वे भी जी सकें आगे, वे भी, उनकी भी कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई दिक्कत ना हो। इस हिसाब से जीना है। ये नहीं कि रात दिन रात-दिन हम खनिज का दोहन करते रहें और पेड़ पौधे काटते रहें, तो ये हमारा प्लेनेट बिल्कुल, और उसमें खाद इतना डाल दें इंग्लिश का, भाई आगे इसमें धरती में पैदावारी ना हो, तो ये सब गलत हो जाएगा। सोच समझ के अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल भी करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, ऐसी चीज़ों के आविष्कार करने हैं जिससे पृथ्वी को कोई नुकसान ना हो, वायुमंडल दूषित ना हो। इस सोच करके हमारी फ्यूचर जनरेशन को ध्यान रखते हमने कोई आविष्कार करने हैं। अपनी जनसंख्या का नियंत्रण बहुत जरूर करना है, वरना एक दिन से विस्फोट हो जाएगा तो आगे सब चीज़ें कम पड़ जाएगी। यही होलिस्टिक इकोलॉजिकल व्यू है। व्हाट इज द नोटिस इन द जू एट लुसाका? अब लुसाका, जामिया लुसाका में जो नोटिस लगा हुआ है वो क्या नोटिस है? व्हाट डज इट सिग्निफाई? इसका मतलब भावार्थ क्या है? तो बताया द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल ह्यूमन बीइंग, आदमी सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस एनिमल है। इट स्प्रेड द हार्म इन द वर्ल्ड, पोल्यूटेड द वर्ल्ड, नो एनी स्पीशीज इज रिस्पॉन्सिबल, only human beings polluted the environment. Human being is the responsible, most responsible. तो इश्यू को ध्यान में रखते हुए वो जो जू में लगाया है मिरर लुसाका में, उसका भावार्थ यही है कि ह्यूमन बीइंग है, उसे अपने तरफ ध्यान देना होगा। सबसे खतरनाक जानवर है तो वही है, मनुष्य है। व्हाट रोल कैन द इंडस्ट्री प्ले इन दिस एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? इंडस्ट्री भी इस युग में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकती है? इस क्वेश्चन पर हम आंसर मिलेगा। वाई आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रेफर्ड एज द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन? क्रांति के जो पावर हाउस है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उनका क्या कैसे योगदान होगा? व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट? ग्रीन मूवमेंट कब शुरू हुआ? हाउ हैज़ इट अफेक्टेड ह्यूमैनिटी? मानवता पर इस पर कैसा प्रभाव पड़ा है? अब इसका आंसर तो आप इस पर हम ढूंढिए कि ग्रीन मूवमेंट, इसका आंसर आपको दिख रहा होगा यहाँ मिल जाएगा। ग्रीन मूवमेंट लॉन्च इन 1972, 1972 में ग्रीन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ए न्यू अवेयरनेस, नई जागृति,
दैट हैज़ डाउन अपॉन द ह्यूमन रेस, मानवता की जो होड़ है ना, मनुष्यों में जो होड़ चल रही है एक दूसरे को नीचे दिखाने की, डाउन नीचे करने की, उसके लिए, और वही रिस्पॉन्सिबल हो पाई इस पेड़ पौधों को काटने में, नुकसान करने में, प्लेनेट को एलिंग करने में। तो 1972 में ही ग्रीन मूवमेंट चालू हुआ, भाई हरियाली बढ़ाओ, पेड़ पौधे लगाओ। थैंक यू प्यारे बच्चों। आप ये क्वेश्चन कर लीजिए अपने नोटबुक में, आपको कैसा लगा इस पर मुझे मैसेज भेजें कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।